नमस्कार, श्योर 60 गुरुकुल में आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम कुछ ऐसे ज़रूरी सवाल देखने वाले हैं जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। हम हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी पक्की हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल। ये सवाल है बायोलॉजी से। इसमें पूछा गया है कि मेंडल का वो कौन सा नियम है जिसके अनुसार एक जीव अपने माता पिता दोनों से एक एक अलील विरासत में लेता है। स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों को ध्यान से देखिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए, ये नियम कहता है कि जब युग्मक यानी गेमीट्स बनते हैं तो जीन के दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब बायोलॉजी से हटकर थोड़ा भूगोल और जनगणना पर नजर डालते हैं। अगला सवाल 2011 की जनगणना से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम थी? क्या वो रामपुर है, मधुबनी, अलीराजपुर या अजिल? सही जवाब है सी, अलीराजपुर। ये जिला मध्य प्रदेश में है और यहाँ की साक्षरता दर सिर्फ 36.10% थी। और मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला सेरछिप, मिजोरम में था। देखिए देश के दो हिस्सों में कितना बड़ा अंतर है। अब आते हैं भारतीय राजनीति पर। यह सवाल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से है। हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना के पीछे कौन सा निर्देशक सिद्धांत काम कर रहा था? ये सवाल हमारी आर्थिक और सामाजिक नीतियों की समझ को परखता है। इसका जवाब है ऑप्शन ए। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत आता है, जो कहता है कि राज्य को ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। ये गांधीवादी विचारधारा का एक अहम हिस्सा है, जो छोटे स्तर के उद्योगों को मजबूत करने पर जोर देता है। चलिए अब थोड़ा अर्थशास्त्र की तरफ चलते हैं। ये सवाल गरीबी रेखा के आंकड़ों से जुड़ा है जो योजना आयोग ने दिए थे। स्क्रीन पर दिए गए आंकड़ों में से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। सही कॉम्बिनेशन है ऑप्शन सी, यानी दूसरा और तीसरा पॉइंट। ये आंकड़े तेंदुलकर समिति की 2011-12 की रिपोर्ट पर आधारित हैं। इसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगभग 27 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 33 रुपये प्रतिदिन की गरीबी रेखा तय की गई थी। स्क्रीन पर दिए गए आंकड़े इसके सबसे करीब हैं। गरीबी और आय की बात करने के बाद ये अगला सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। ये सरकारी योजनाओं के बारे में है। असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों के कल्याण के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है बी, ई श्रम पोर्टल। ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, बल्कि श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मकसद देश के सभी असंगठित कामगारों का एक नेशनल डेटाबेस बनाना है, ताकि उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सके। अब अर्थशास्त्र से निकलकर चलते हैं संस्कृति की दुनिया में। ओडिशा के पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किस देवता को समर्पित है? ये भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसका उत्तर लगभग सभी जानते होंगे। सही जवाब है डी, भगवान जगन्नाथ। ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के सम्मान में निकाली जाती है। ये एक शानदार उत्सव होता है। अब बात करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की। गांधी-इरविन समझौते पर किस साल हस्ताक्षर हुए थे? ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। सही जवाब है सी, 1931। ये समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसी के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इतिहास से वापस विज्ञान की ओर। ये एक सरल लेकिन ध्यान देने वाला सवाल है। इनमें से क्या एक फूल का हिस्सा नहीं होता? बाह्यदलपुंज, एंड्रोशियम, स्पाइन या कोरोला? इसका सही उत्तर है सी, स्पाइन यानी कांटे। कांटे असल में फूल का हिस्सा नहीं होते। वे अक्सर पत्तियों का बदला हुआ रूप होते हैं, जैसे कैक्टस में। बाकी तीनों यानी केलिक्स, करोला और एंड्रोशियम फूल के मुख्य भाग हैं। अब एक सवाल भौतिकी यानी फिजिक्स से। विद्युत धारा या करंट की एसआई इकाई क्या है?
ये विज्ञान के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है। सही जवाब है ए, एम्पेयर। इसे ए से दर्शाया जाता है और इसे मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। ओम प्रतिरोध की, मीटर दूरी की और वोल्ट वोल्टेज की इकाई है। और अब हमारा आज का आखिरी सवाल, जो कृषि से जुड़ा उगाई जाती। ध्यान से सोचिएगा। इसका सही उत्तर है सी, चावल। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच का छोटा मौसम होता है, जिसमें तरबूज और खीरा जैसी फसलें होती हैं। चावल मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है, जिससे मॉनसून के दौरान पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये थे आज के कुछ बेहद ज़रूरी सवाल। आपने देखा कैसे अलग अलग विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटना। 62 निम्नलिखित में से कौन सा गैर कर राजस्व का स्रोत है? ए, शुल्क और जुर्माना, बी, निगम कर, सी, आयकर, डी, मूल्य वर्धित कर, वैट। सही उत्तर है विकल्प ए। गैर कर राजस्व सरकार की वह आय है जो करों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। इसमें शुल्क, जुर्माना, सरकारी उद्यमों से प्राप्त लाभ और अनुदान शामिल हैं। इसके विपरीत आयकर, निगम कर और वैट कर राजस्व का हिस्सा हैं। प्रश्न संख्या 63। तेरा ताली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए, असम, बी, मध्य प्रदेश, सी, हरियाणा, डी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों में से एक नहीं था? ए, औद्योगिक विकास के लिए घरेलू संसाधनों का इष्टतम उपयोग, बी, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, सी, रोजगार के अवसरों का सृजन, डी, अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना। सही उत्तर है विकल्प डी। औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और घरेलू उद्योगों को मजबूत करना था। इसके लक्ष्यों में पिछड़े क्षेत्रों का विकास और रोजगार सृजन शामिल था। अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की अनुमति देना 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख तत्व था, न कि 1980 की नीति का। प्रश्न संख्या 65। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? ए, R-R, बी, CH3-Mg-Cl, सी, R-CO-R, डी, R-OH। सही उत्तर है विकल्प बी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड है, जिसका सामान्य सूत्र R-Mg-X होता है। यहाँ R एक अल्काइल या एरिल समूह को संदर्भित करता है, Mg मैग्नीशियम है और X एक हैलोजन जैसे ClBr है। CH3-Mg-Cl इस सूत्र का एक विशिष्ट उदाहरण है। प्रश्न संख्या 66। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बी, थोक मूल्य सूचकांक, सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, डी, मासिक प्रतिव्यक्ति व्यय। सही उत्तर है विकल्प डी। भारत में गरीबी का अनुमान पारंपरिक रूप से मासिक प्रतिव्यक्ति व्यय MPCE के आधार पर लगाया जाता है। यह उस न्यूनतम व्यय स्तर को संदर्भित करता है जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO इस व्यय डेटा को एकत्र करता है। प्रश्न संख्या 67। संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे? 1, कोरकई, 2, पुहार, 3, तोंडी, 4, मुशीरी। ए, 1 और 2 केवल, बी, 2 और 3 केवल, सी, 3 और 4 केवल, डी, 1 और 4 केवल। सही उत्तर है विकल्प सी। संगम काल में तोंडी और मुशरी चेर साम्राज्य के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जो आधुनिक केरल में पश्चिमी तट पर स्थित थे। कोरकई और पुहार क्रमशः पांड्य और चोल साम्राज्यों के बंदरगाह थे, जो पूर्वी तट पर स्थित थे। प्रश्न संख्या 68। 2026 एशियाई खेलों का मेजबान देश कौन सा है? ए, चीन, बी, कतर, सी, सऊदी अरब, डी, जापान। सही उत्तर है विकल्प डी। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी जापान के आइची नागोया में की जाएगी। 2023 के खेल चीन के होंगझाओ में आयोजित किए गए थे।
भविष्य के मेज़बान 2030 के लिए दोहा, कतर और 2034 के लिए रियाद, सऊदी अरब हैं। प्रश्न संख्या 69। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG असमानताओं में कमी से संबंधित है? ए. लक्ष्य 8, बी. लक्ष्य 10, सी. लक्ष्य 9, डी. लक्ष्य 11। सही उत्तर है विकल्प बी। सतत विकास लक्ष्य 10 SDG 10 देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता को कम करने पर केंद्रित है। लक्ष्य 8 अच्छे काम और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। लक्ष्य 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से संबंधित है। लक्ष्य 11 सतत शहरों और समुदायों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख कोर उद्योगों में से एक नहीं है? ए. कोयला, बी. कच्चा तेल, सी. प्राकृतिक गैस, डी. वस्त्र। सही उत्तर है विकल्प डी। भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन इसे इन 8 प्रमुख उद्योगों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 71। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 2002, बी. 2005, सी. 2008, डी. 2010। सही उत्तर है विकल्प डी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वर्ष 2010 में की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करना है। प्रश्न संख्या 72। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को डिजिटल परिवर्तन के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में सराहा है? ए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी. विश्व बैंक, सी. विश्व आर्थिक मंच, डी. एशियाई विकास बैंक।